हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शन। तो जैसे कि हमने सीरीज चलाई है, हम क्या करने वाले, सिंपल हम उस टॉपिक को जो कि आपके सिलेबस में हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब डिटेल्ड वीडियो नहीं, डिटेल्ड वीडियो के लिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं सब प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, आपको डिटेल देखना है वहां से देख सकते हो। अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि क्या एग्जाम में आने वाला है और क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, और उस टॉपिक के बारे में जो बेसिक चीजें हमें जाननी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सारी बातें हम आज करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैंने जैसे बताया फंक्शन। तो आज के चैप्टर में हम सीधा पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है, पहली बात। उसके बाद फंक्शन की डोमेन क्या होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रेंज, फिर हम बात करेंगे कोडोमेन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वन वन फंक्शन, ठीक है। और वन वन के बाद नेक्स्ट आएगा मैनी वन। तो इनमें से कोई एक अगर आता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्या होता है। फिर हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। एंड देन लास्ट हम बात करेंगे इन टू फंक्शन के बारे में, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 70 to 80% यहां से, और कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं डोमेन और रेंज से, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, डोमेन और रेंज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किए थे वो वाले, ठीक है। तो ये टॉपिक आज की क्लास में होंगे, और लास्ट हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, सॉरी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम साथ साथ करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो नॉर्मली मैं फिर से आता हूं कि आज का टॉपिक है फंक्शन। अब फंक्शन होता क्या है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था। और रिलेशन नॉर्मली अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको हम आर से डिनोट करते थे, और वो एक सेट ही होता था एक तरह से। बट किसका सेट होता था, वो सेट होता था मेरा किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो मान लो मैंने कोई भी एक रैंडमली एक सेट लिख दिया, मान लो एक रिलेशन लिख दिया, सॉरी। So 3, 4 is there, let me it is 1, 3 is there and 3, 7, मान लो कुछ भी लिख दिया मैंने, डजंट मैटर। ये मैंने एक रिलेशन लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताई थी, अगर आपने डिटेल वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि इस रिलेशन को मैं एरो डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। एरो डायग्राम में क्या होता है कि मान लो ये रिलेशन जो है वो A to A है। मान लो सेट A मैंने दे दिया, एंड दैट इज 1, 2, 3 अप टू मान लो 10 तक है, ये एक सेट है, ठीक है। इसमें एक रिलेशन है, और इस रिलेशन में ये चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ पे सेट ए लिखूंगा, ठीक है, ऐसे सर्कल लगाएंगे और उसमें लिख देंगे सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू मान लो मैं 10 तक गया, ठीक है। अब ए टू ए है तो ये वाला सेट भी ए ही होने वाला है। मे बी बी अलग सेट भी हो सकता था, दैट डजंट मैटर, आप चाहो तो बी भी ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको लिख दिया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 10। बीच में कहीं 7 भी आएगा, क्योंकि 7 मुझे चाहिए इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो इस एरो डायग्राम में क्या होता है कि जैसे मैंने यहां बोला कि 1 and 2 आर रिलेटेड, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 ये आपका डोमेन से निकला इसके, तो 1 को मैं 2 से ऐसे एरो लगा देता हूं। फिर 3 से 4, तो 3 से 4 रिलेटेड है, 1 से फिर 3 रिलेटेड है, और 3 से फिर 7 रिलेटेड है। मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये एक आपका सिंपल सा रिलेशन बन गया। तो ये इसका क्या होता है, एरो डायग्राम होता है, जो मैंने अभी अभी बनाया, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो हमें पता ना हो, या फिर ऐसा है कि पता नहीं है तो समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि फंक्शन को समझने के लिए ये चीज़ अगर आपको आती है तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं, रिलेशन आ गया, इससे रिलेटेड हम रिलेशन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एरो डायग्राम जो एक नई चीज़ थी मे बी आपके लिए, वो मैंने आपको बताई। तो अब हम नेक्स्ट बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले किसके बारे में, फंक्शन की। फंक्शन होता क्या है एक्चुअली में, तो उस फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन आप बोल सकते हो इसको। मतलब ये पता लगा हमें कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, बट ये कोई स्पेशल टाइप है। अब इस स्पेशल टाइप में क्या होता है, क्या स्पेशलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि फंक्शन को हम स्मॉल f, g या फिर h से डिनोट करते हैं। तो मान लो कोई भी दो सेट a और b है, और मैं आपसे ये बोलूं कि एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम a टू b, तो आप बोलोगे फंक्शन f, फिर दो डॉट लगाओगे, इसका मतलब f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। मतलब फंक्शन जो है वो फंक्शन f डिफाइंड है कहां से कहां तक, a से b तक डिफाइन है, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर। तो अगर कोई भी फंक्शन मैंने बोला a टू b डिफाइन है,
तो मैंने क्या बोला, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इस फंक्शन में क्या होगा, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब मैं पहले सेट की बात कर रहा हूं जहां से आपका डोमेन आता है रिलेशन का, उस सेट की बात हो रही है कि उसका हर एक एलिमेंट जो है, ओके, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी, इन सेट बी बोल दो या इन बी बोल दो, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या बोला उस चीज को ध्यान से समझो। मैंने बोला ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब जैसे यहां पे देखो, इस रिलेशन की बात करूं तो एलिमेंट 2 छूटा हुआ है, 4 5 6 अप टू 10 सारे छूटे हुए हैं। तो मतलब क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं? तो सिर्फ इतनी बात से ईच एलिमेंट ऑफ ए से ही मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ रिलेशन है, ठीक है। इसमें वो स्पेशलिटी नहीं है जिसके कारण मैं इसको फंक्शन बोलूं। आगे मैं पढ़ता हूं दोबारा से कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक, यूनिक मतलब वन, ठीक है, एक ही। और इस इमेज का मतलब क्या होता है, ये सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे 1 जो था वो 2 से रिलेटेड था, तो ये सेट जो होता है, दूसरा सेट जो होता है, यहां पे जो एलिमेंट होते हैं यही आपके क्या होते हैं, इमेज होते हैं। और 1 2, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 की क्या इमेज है, आप बोलोगे 1 की 2 और 3 दो इमेजेस है सर, ठीक है। और 1 क्या होती है, 2 और 3 की, ये इसको हम बोलेंगे प्री इमेज। तो यानी अगर मैंने सेट ए से कोई एलिमेंट उठाया उसको हम बोलेंगे प्री इमेज है वो इसकी, और इसमें से उठाया उसको हम बोलेंगे वो इस एलिमेंट की क्या होगी, इमेज होगी। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। वापस इस पॉइंट पे आता हूं। मैंने क्या बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक मतलब एक, इमेज मतलब ये एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए दूसरे सेट के, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। तो देखो एरो डायग्राम में पहले समझ चुके थे, अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सा फंक्शन होता है और कौन कौन सा फंक्शन नहीं होता, उससे आपको और चीजें क्लियर होगी। तो देखो इसी डेफिनेशन को मैंने एक माना, और मान लो मैंने एक सेट ए बोल दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, तीन ही एलिमेंट लेते, ज्यादा नहीं लेते। सेट बी मान लो मैंने ले लिया, दैट इज है 4 5 6 7 8, मान लो मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो लेट बी इट इज ए, ठीक है। और यहां मान लो सेट बी है, तो यहां पे 1 2 एंड 3 इज देयर, दिस इज 4 5 6 7 एंड 8 इज देयर। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि मान लो 1 जो है 4 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 जो है 5 से रिलेटेड है, 3 जो है मान लो 7 से रिलेटेड है, ठीक है, ये रिलेटेड है। मैंने पूछा क्या ये फंक्शन होगा, तो आपका सिंपल सा जवाब, डेफिनेशन पे जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें चलें कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो हर एक एलिमेंट, एरोज आ रही है मतलब रिलेटेड है कि नहीं है, तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखो 1 4 से रिलेटेड है, 1 की इमेज क्या है, सिर्फ एक ही है 4, मतलब क्या हुआ 1 से 2 एरो निकल जाती तो 2 इमेज बन जाती, बट यहां पे एक ही है। 2 की इमेज एक ही है, 3 की इमेज एक ही है। इसका मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला रिलेशन, मतलब ये जो रिलेशन यहां पे बन रहा है ये एक फंक्शन होगा, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, दैट्स व्हाई इट्स एन फंक्शन, ठीक है। अब मान लो यहां से मैं एक काम करता हूं, मान लो 3 से मैं 6 को भी मिला देता हूं। अब आपसे पूछता हूं क्या ये फंक्शन होगा, तो देखो 3 की कितनी इमेज होगी, 2, बट हमने बोला यूनिक होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। इस यूनिक को बजाय आप सिंपल सा लिखना चाहो तो मैं बोल दूं 1 इमेज, ठीक है, हैव ओनली 1 इमेज, इसको लिख दो, ठीक है। आई थिंक अब ज्यादा क्लियर होगा। तो लेकिन 3 के जो है 2 इमेजेस है, 1 और 2 की तो 1 1 है, बट 3 की कितनी इमेजेस है, 2 इमेजेस है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए फंक्शन। तो ये अब आपका फंक्शन नहीं रहा। आई होप इट इज क्लियर। यहां खाली रहे कोई बात नहीं, फंक्शन रहेगा, यहां खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो ये 1 4 से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा कुछ है, तो क्या अब ये फंक्शन है? आप बोलोगे सर 1 जो है 4 से रिलेटेड, यानी 1 की कोई भी इमेज नहीं है, तो बट यहां इमेज होनी भी चाहिए, ईच एलिमेंट मैंने बोला है, तो मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। कोई एलिमेंट बच गया सेट ए में तो भी फंक्शन नहीं है। किसी एलिमेंट, मान लो ये है, किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है तो भी वो फंक्शन नहीं है। बस ये 2 कंडीशंस याद रखनी है, अगर ऐसा हो गया इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा। अब एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है नॉर्मली, मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको लेट बी, एक और एलिमेंट ले लेता हूं 4। अब 4 की देखो मान लो 7 इमेज है, 3 की भी क्या है 7। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये फंक्शन है, तो ध्यान से देखो, ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट क्या रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है सर। हैव यूनिक इमेज, यानी ओनली 1 इमेज होनी चाहिए,
तो 1 की क्या है 4 है, 2 की क्या है 5 है, 3 की क्या है 7 है और 4 की क्या है 7। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 3 और 4 दोनों की है, तो हो सकती है कोई दिक्कत नहीं। 3 की क्या एक ही इमेज है, बिल्कुल 4 की क्या एक ही इमेज है, ये वो सेम हो सकती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दो डिफरेंट एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू, तो फिर भी वो फंक्शन ही रहेगा। यानी दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है बट किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि कोई एलिमेंट छूट जाए जिसकी कोई भी इमेज ना हो, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक मोर देन जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये था हमारा फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, नॉर्मली इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते बट मैं चाहता हूँ कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर होगी कि कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं होता, आपको चेक कैसे करना है उसको लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ उसको रब और आगे बढ़ते हैं। सो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 11th स्टैंडर्ड में पूछे जाते थे। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, बट जस्ट कि आपको क्लियरिटी हो कि फंक्शन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सेट ए है, ये सेट बी है, और एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए से बी तक एक रिलेशन डिफाइन किया गया। आपको बताना है कि रिलेशन R1 R2 एंड R3 ऑल आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसलिए मैंने R से इसको डिनोट कर दिया डायरेक्टली। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो 1 by 1 हम चेक करते हैं इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए, बस इसको दिमाग में रखो, बाकी सारी चीजें अपने आप होती रहेगी। देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा पहला रिलेशन, और इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो पहली लाइन हम पढ़ते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए के हर एक एलिमेंट, तो ए का हर एलिमेंट क्या है 1 से 4 तक है, तो आपके पास 1 भी है, आपके पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब हर एक एलिमेंट तो है यहां पे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लाइन बोलती है हैव ओनली वन इमेज, लेकिन यहां पे एक गड़बड़ होगी। देखो 1 जो है ए से रिलेटेड है, अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा तो 1 के साथ क्या आएगा, ए से भी रिलेट करेगा, फिर 1 बी से भी रिलेट कर रहा है और 1 सी से भी रिलेट कर रहा है। अगर ये मोर देन 1 है, ओनली 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। तो मेरा फर्स्ट आंसर होगा कि ये जो रिलेशन आपको गिवन है दैट इज नॉट ए फंक्शन। रीजन क्या देंगे अगर ये आ जाए तो, रीजन आपको सिंपल लिखना है, बिकॉज 1 हैज मोर देन 1 इमेज इन इट्स कोडोमेन इन सेट बी। आप कोडोमेन बोल सकते हो या सेट बी बोल सकते हो, देन दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन। सेकंड को ध्यान से देखो, सेकंड रिलेशन क्या है फंक्शन, आप ट्राई कर सकते हो खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके, आप देखोगे कि एलिमेंट हर एक एलिमेंट होना चाहिए ए का, तो ए टू बी डिफाइन है इसलिए। ठीक है, तो 1 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 4 है यस है, लेकिन मिसिंग क्या है 3। सो 3 है ही नहीं, मतलब 3 की कोई इमेज नहीं है, 3 किसी से रिलेट ही नहीं करता, तो मतलब ये भी मेरा फंक्शन नहीं हो सकता। लास्ट फंक्शन देखते हैं। अब यहाँ देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ठीक है, क्लियर, यस क्लियर है, सब है। और ध्यान रखो एक एक बार ही है, देखो 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से रिलेट कर रहा है, 3 सी से रिलेट कर रहा है और 4 ए से रिलेट कर रहा है, नो प्रॉब्लम। यानी अगर आपके पास इस टाइप से रिलेशन लिखे तो उनमें पहले लेटर को देखो, अगर ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब फंक्शन नहीं है। पहले लेटर को देखो, अगर इस सेट में से कुछ भी मिसिंग है तो ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, हर एक लेटर आया है और सिर्फ एक ही बार आया, इट मींस दैट इज योर फंक्शन, बिकॉज ये हर एक एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब उसकी एक ही इमेज है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन फंक्शन। तो सिर्फ लास्ट पार्ट यानी R3 इज योर फंक्शन, यही आपका क्या होगा, एक फंक्शन होगा, इसके अलावा आपका कोई भी पार्ट जो है वो फंक्शन नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी कि फंक्शन क्या होता है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। तो एज इट इज, सॉरी मैंने रब कर दिया, नहीं करना चाहिए था मुझे, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। सेट बी आपका क्या था, इट इज ए बी एंड सी, सिंपल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था, डोमेन क्या होता है, तो भाई ये अगर स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है तो डोमेन वही होगा जो रिलेशन में होता था, यानी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फंक्शन। तो 1 2 3 4 यानी इसका डोमेन जो बन रहा है वो बन रहा है सर, एलिमेंट 1 आएगा उसमें, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, यस और नो, यस। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी एक खास बात है कि ये किसके इक्वल हो रहा है, सेट ए के इक्वल हो रहा है। क्या रिलेशन में हर बार ऐसा होता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि रिलेशन में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि रिलेशन में डोमेन जो होता है
इज ए सबसेट ऑफ ए। वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर मतलब उसके इक्वल भी हो सकता है, जैसे इस केस में वो फंक्शन के केस में। लेकिन ध्यान रखना कि फंक्शन के केस में हमेशा आपका डोमेन फर्स्ट सेट ही होगा, यानी फर्स्ट सेट ही आपका किसी भी फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा था जिसमें 3 मिसिंग था, मतलब 3 की इमेज नहीं है, 3 की इमेज नहीं है मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। तो अगर वो फंक्शन है इसका मतलब उसका डोमेन किसके इक्वल होगा, उसका जो फर्स्ट, यानी फंक्शन मैंने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, मेरा सेट ए ही होगा। और को डोमेन जो रिलेशन में करते थे, सेट बी ही मेरा क्या होता है, को डोमेन होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो डोमेन क्या होगा, सेट ए ही होगा। को डोमेन क्या होगा, सेट बी ही होगा। थर्ड थिंग जो बचती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर रेंज। तो रेंज क्या होती है, अब रेंज हमें यहां से लिखनी पड़ेगी। रेंज जरूरी नहीं है कि वो 20 के इक्वल हो, रेंज इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, आप बोल सकते हो। ये क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट बी होगा। ये मे बी प्रॉपर हो सकता है, इम्प्रॉपर हो सकता है, दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहां से देखो मैं बोलूं ए बी सी, अब देखो यहां अच्छी बात यह कि ए के बी के इक्वल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 मिनट के लिए यहां पे बी होता, ठीक है, तो अब आपकी रेंज क्या बनती, ए बी, दैट्स इट। आपकी रेंज क्या होती, ए बी। तो दैट इज ए सबसेट ऑफ बी, बट इट्स मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू बी। ओके, ये बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, आई थिंक ये क्लियर है। लेकिन अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, जिससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं, और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि ये चीज आप 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। अब आपको ये था डायरेक्ट मेरा फंक्शन, जहां पे आपको एक सेट ए टू बी बोला गया सॉरी। अब जैसे हमारे रिलेशन गिवन होते थे वैसे हमारे फंक्शन भी तो गिवन होते हैं, ठीक है। और उन फंक्शंस में आपको दे दिया जाता है कि मान लो मैंने ये बोला कि भाई x² + 2x + 1, मान लो एक फंक्शन है ये। अब मैं इसकी आपसे क्या पूछ सकता हूं, डोमेन भी पूछ सकता हूं, मैं इसका आपसे रेंज भी पूछ सकता हूं, कुछ भी पूछ सकता हूं। तो ऐसे फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाए उसके बारे में हम बात करनी है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल सा चीज होती है, मैं एक बार थोड़ा सिंपल ले लेता हूं जिससे चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो जैसे कि फंक्शन है, ठीक है, और ये चीज अगर आपको अच्छे से आ गई तो वहां पे आपको जो इनटू और ऑनटू फंक्शन सीखा था वहां पे भी इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई थिंक इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो fx = मैंने क्या बोला, x², मान लो एक फंक्शन है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। मैं आपसे पूछता हूं यहां से कि इसका डोमेन क्या होगा। तो अगर आपको पता हो कि डोमेन क्या होता है, डोमेन आप बोलोगे सर जो फर्स्ट सेट होता है, और ये फर्स्ट सेट कहां से आता है, या तो मैं इसको बोलूंगा कि यहां से यहां तक डिफाइन है, इस चीज में डिफाइन है। बट नॉर्मली अगर हमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और नॉर्मली हमें ऐसे ही दिए जाएंगे कि मेरे पास डायरेक्टली x² है और मैंने पूछा इसका डोमेन क्या है। इसका डोमेन का सीधा सा मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, क्योंकि fx = x² बोला गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो आप सीधा सा बोल सकते हो सर x² है, या तो कुछ भी रख दो आप, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, यानी कोई भी रियल नंबर रख दो आप, हमेशा ये क्या रहेगा, डिफाइन ही रहेगा, मुझे एक वैल्यू मिलेगी 100%। अब -1 रखो, -1/2 रखो, 2 रखो, 10,000 रखो, 1 लाख रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहां से बोल सकता हूं कि इसका डोमेन क्या होगा, वो होगा रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर आप यहां पुट कर दो, ठीक है। अब डिफाइन कब नहीं होगा, सिंपल से देखो, मान लो मैं बोल दूं कि fx = 1/x एक फंक्शन है, इसका डोमेन मैं आपसे पूछूं तो अब ध्यान से देखो, हमें ये पढ़ा हुआ है कि जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन मिले, डोमेन कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहां से मुझे सीधा सा मिलता है कि ये कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, यानी 0 को आप हटा दो, उसके अलावा आप कोई भी एक रियल नंबर ले लो, वो हमेशा आपका क्या रहेगा, डोमेन ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चीज रूट के अंदर मिल जाती है कोई चीज, लेट बी डेज, मान लो मैंने x² + 2 लिख दिया, ठीक है, सॉरी इसको -2 लिखते हैं, x² -2 लिख दिया मान लो मैंने, और मैं पूछता हूं कि ये कब डिफाइन होगा, तो हमें पता है रूट के अंदर चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इसका डोमेन कहां से निकलेगा, जब मैं बोलूंगा कि x² -2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्म्स आती है। इन दो कंडीशंस को लेकर के आप डोमेन, रेंज सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये बात करते हैं कि अब यहां से आई थिंक आप वैल्यू निकाल सकते हो कि आप बोल सकते हो कि x² क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, x की वैल्यू -2 से
छोटी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आई थिंक हमने इन इक्वलिटीज पढ़ी है और वहाँ से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो उसको आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन इक्वलिटीज हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये हो गया आपका डोमेन। बट इसी टाइप के फंक्शन की अगर आपको रेंज पूछी जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी। सीधा सा सिंपल सा तरीका होता है इसकी रेंज निकालने का। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने डोमेन का मतलब ये बताया कि एक्स की कौन सी वैल्यू मैं ले सकता हूँ जिसके लिए डिफाइन हो। रेंज का मतलब होता है इस एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज आएगी, वही तो रेंज होती है ना। कि भाई 1 किससे रिलेट कर रहा था, वही तो था इसकी इमेज। 1 रखने पे क्या मिल रहा है आपको उस फंक्शन से सॉरी, तो वो कैसे निकाल सकते हो। सिंपल, इसको इक्वल टू रख दो y के। y इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस y की वैल्यू चाहिए क्या क्या आएगी, ठीक है। रूट स्क्वायर को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा रूट, यानी यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। अब बताओ मुझे y क्या क्या होना चाहिए। आप बोलोगे सर y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। और मुझे पता है किसी की टर्म का स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है या फिर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यही चीज़ मैंने इससे बताई आपको कि y इज योर रेंज। y की वैल्यू आपको रेंज देगी, x आपका डोमेन देगा। तो अब x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को चेंज कर लिया मैंने और वहां से मैंने आइडेंटिफाई किया कि y क्या हो सकता है। तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 1/x अगर आपका होता तो बोलता y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इस x को इधर लेके आओ, यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/y। अब मुझे बताओ ये फंक्शन कहाँ का डिफाइन है, कौन सी वैल्यू y के लिए। आप बोलोगे सर y बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। और अब ध्यान से देखो तो ये फंक्शन कभी 0 होगा भी नहीं। पुट करके देखो तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, सिंपल। सिमिलरली आप थर्ड फंक्शन की भी कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो एक काम करते हैं, इन चीज़ों को रब करते हैं और ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताया आपको डोमेन्स और रेंज से रिलेटेड, ऐसा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके पहले एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि ये एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की आपसे रेंज पूछी गई है, क्या होगी। तो देखो छोटा सा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, छोटा सा नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कि इसकी रेंज क्या होगी। चलो रेंज से पहले अगर मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखो ये जो चीजें होती है ना, ये कंडीशन इसीलिए दे इसने बोला कि x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x जब 1 होगा ये 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर हम बोलते हैं कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसने डायरेक्टली बोल दिया। तो अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं ना तो ये बच्चों वाला काम हो जाएगा कि सारे रियल नंबर होंगे सर एक्सेप्ट 1, इसको बोल दो बस, दैट्स इट। 1 को छोड़ के अब सारे नंबर लीजिए, ये हमेशा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, द फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में कि इसकी रेंज कैसे निकाली जाए। सो देखो रेंज निकालने के लिए थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि सर मैं इसको y मान लेता हूँ फिर यहाँ से x निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये मोड है तो ये मोड हम नहीं हटा सकते, ठीक है, सॉरी। इस x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये मोड हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोड हटाना क्या सबको आता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मैं मोड x लिखता हूँ तो उस मोड x को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि मोड x का मतलब होता है सर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। यानी इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह क्या है कि ये मोड ऑफ x था। मोड ऑफ x का रूट क्या होता है 0, यानी 0 पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर आपको मोड ऑफ x माइनस ए दिया जाए या x प्लस ए दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अब देखो इस का रूट क्या होगा, x की वैल्यू जब a होगी, तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a होगी तो ये फंक्शन बन जाएगा आपका x माइनस ए, यानी पॉजिटिव। और जब x की वैल्यू इसके रूट से कम होगी तो ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ x माइनस ए, ठीक है। तो ये माइनस एक्स की जगह ये आ गया, a प्लस एक्स की जगह। आई थिंक ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। नहीं जानते नोट डाउन करो, और मॉडुलस फंक्शन को हमेशा ऐसे ही करना है, डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है इसको करने का। आई होप इट इज क्लियर। सो अब मैंने इस फंक्शन को रीडिफाइन किया, और जैसे मैंने रीडिफाइन किया तो फर्स्ट कंडीशन x माइनस 1। देखो मोड x माइनस 1, सिर्फ इसको देखना आपको, इसका रूट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर x माइनस 1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 1, यानी इसका रूट है 1। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी तब ये फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा सर x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। यस और नो, आई कैन से यस, ठीक है। और जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यही फंक्शन आपका माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 बन जाएगा, माइनस ऑफ x बनेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर होगी तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और जब ये 1 से छोटा होगा तो इससे ये कैंसिल आउट, बचा मेरे पास माइनस, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी। तो मतलब इस फंक्शन की दो ही वैल्यू होगी,
x से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले लो ये हमेशा 1 रहेगा, x से 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो ये हमेशा -1 रहेगा। तो इस फंक्शन की अगर मैं आपको रेंज पूछूं तो वो रेंज क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1, -1। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, ऐसे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्कर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ऑलरेडी मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से बता दी थी, ये चीजें होगी, दैट्स इट। तो रेंज से रिलेटेड आई थिंक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज ओनली 1, ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बट जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस कहते आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सॉरी। सो देखो ध्यान से, अब मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जाना है, हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, और उस टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन आपका आएगा उसको मैं बोलता हूं 1 1। क्या बोलते हैं, 1 1, या फिर इसी का नाम दूसरा होता है इंजेक्टिव। ठीक है, आपसे बोल दे कि इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं या 1 1 है कि नहीं, एक ही बात है। ठीक है, और अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो कैसा होगा, वो होगा मैनी 1। अगर 1 1 नहीं है तो वो कैसा फंक्शन होगा, मैनी 1 होगा। ठीक है, इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो मान लो कोई भी एक फंक्शन है, डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, कोई भी दो सेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 मान लो कुछ भी ले लिया, एंड हियर इट इज ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मान लो 1 जो है ए से रिलेटेड है, b जो है 2 जो है b से रिलेटेड है, 3 जो है c से रिलेटेड है, और 4 जो है वो d से रिलेटेड है या e से किसी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करके बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। आप बोलो सर बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन a टू b डिफाइन है। ठीक है, a टू b डिफाइन है, a के हर एक एलिमेंट की इमेज b में है और यूनिक है, एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है 1 1 होने के लिए फंक्शन तो होना जरूरी है ना, तो ये फंक्शन है। अब 1 1 क्या बोलता है, 1 1 सिर्फ ये बोलता है कि सर एक एलिमेंट है उसकी एक इमेज यही होनी चाहिए, और दूसरे एलिमेंट की b है, तीसरे की c है, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। मतलब क्या है, ये कहना ये चाह रहा है कि मान लो ये 4c से रिलेटेड होता तो उस कंडीशन में क्या है, फंक्शन होता, आप बोलते फंक्शन है सर। लेकिन यहां पे दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, दैट इज सी। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन मैनी आर रिलेटेड टू ओनली 1, सो दैट्स व्हाई इट्स बिकम मैनी 1 फंक्शन। एंड इफ 1 is related to 1 then we called it as a 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ये सिंपल सा डिफरेंस था दोनों के बीच में। समझ में आया कि यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अलग एलिमेंट यानी 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की c है, 4 की d है। और अगर ऐसा हो रहा है कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है, इमेज सेम भी नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, और 1 ही है, देन वी कॉल्ड इट एज 1 1। अदरवाइज इट विल बिकम मैनी 1। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फंक्शन कैसा बन जाएगा, मैनी 1 फंक्शन बन जाएगा। आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर, और ये चीज़ आपको समझ में आई कि 1 1 और मैनी 1 क्या होता है। ठीक है, अब एक सिंपल सा 1 मार्क क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, उसको मैं लिखता हूँ और मैं सॉल्व करते हैं। तो ये पूछा है कि अगर सेट A ये है, सेट B ये है, फंक्शन ये है, तो आप मुझे ये बताइए कि स्टेट वेदर f इज 1 1 और नॉट, कि f जो है वो 2011 में ये पूछा गया है 1 1 है या नहीं है। तो कई बार वो बोल सकते हैं कि 1 1 है कि मैनी 1 है, ये बता दो, या फिर वो 1 1 है कि 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं होने का मतलब ही मैनी 1 है, दैट्स सिंपल। ठीक है, सो ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आप बोलोगे सर सेट A में 1 2 एंड 3 है, और सेट B जो है आपका वहाँ पे है 4 5 6 और 7। तो देखो 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। एक एलिमेंट की अलग ही इमेज है, तो मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ, ये इसका मतलब ये क्या है, मेरा 1 1 फंक्शन है, तो 1 मार्कर ही था। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एज ईच एलिमेंट ऑफ A हैव डिफरेंट इमेज इन सेट B, that's why we can say that the function f is an 1 1 function. That's a simple thing. ठीक है, तो ये 1 मार्कर था, आई थिंक कुछ सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप इट इज क्लियर। तो सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, और यहाँ पे सेट A गिवन है, दैट इज रियल नंबर। 3 को हटा दीजिए, सारे रियल नंबर, ये आपका सेट A है। सेट B आपका रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दीजिए, यानी 1 नहीं है इसमें। तो एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया सेट A टू B
मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम a टू b एंड द फंक्शन इज दिस fx इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया कि आपको बताना है कि शो दैट f इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव एक बार भूल जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है अभी। बाइजेक्टिव से मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ठीक है। और ऑन टू जो पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे सरजेक्टिव, और दोनों कंबाइन कर दे यानी 1 1 और ऑन टू बन जाए तो बाइजेक्टिव। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन हो, फंक्शन आपको इस तरीके से गिवन हो, आपके पास a और b गिवन है, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 1 और मैनी 1 है, 1 1 है या मैनी 1 है, आप कैसे चेक करोगे और कैसे बताओगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। सॉरी, ठीक है। तो कैसे बताओगे, सिंपल देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 1 1 होता क्या है, देन इट्स वेरी वेरी इजी। तो 1 1 में हम क्या बोलते हैं, सिंपल हम ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे एलिमेंट 1 था, इसकी एक यूनिक इमेज थी, अब ये इमेज बुक हो चुकी है, ये किसी अदर एलिमेंट की इमेज नहीं होगी, ठीक है, ये किसी भी अदर एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। यानी ये क्या है आपका, ये है सर मेरा डोमेन। तो इस डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे एक अलग वैल्यू मिलेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो। तो अगर दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज मान लो ये ऐसे हो रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं बचेगा, फिर वो कैसा हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, और कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं ये लेट करता हूं, मैंने लेट कर लिया कि fx1 इज इक्वल टू होगा fx2। आप यहाँ पे x और y भी ले सकते हो, बट दैट्स टोटली योर चॉइस। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब ये है, fx1 आपको क्या दे रहा है एक्चुअली में, fx1 मतलब x1 जब मैं x की जगह रखूं, यानी x1 कहां से निकल के आया, मेरा डोमेन से निकल के आया। तो मैं यहां पे लिखूंगा वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू सेट A। ये दोनों सेट A से लिए मैंने, और मैंने ये मान लिया 1 मिनट के लिए कि इन दोनों डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यानी ये फंक्शन मैनी 1 है। मैंने 1 मिनट के लिए बोल दिया कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी 1 है, ठीक है। पहली चीज क्लियर। अब ऐसा बोलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल fx1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप बोलो सर बिल्कुल। तो fx1 का मतलब है जहां जहां x दिख रहा है x1 रख दो, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2, ये हो जाएगा x1 माइनस 3 होल इक्वल टू, ये हो जाएगा fx2 निकालोगे तो x2 माइनस 2 डिवाइड बाय x2 माइनस 3। इसका मतलब यही है, यस बिल्कुल। नाउ आपको x1 और x2 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो सोल्व कर दे इसको। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों करेंगे, तो ये क्या होगा, x1 इंटू x2, बिल्कुल सर। x1 की 3 से करोगे माइनस का 3x1 हो जाएगा, फिर माइनस 2 की x2 से माइनस 2x2 एंड माइनस 2 माइनस 3 विल बिकम प्लस का 6 होज इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन इट विल बिकम x1 एंड x2, x1 इंटू दिस माइनस 2x1 इज देयर, 3 से करोगे तो माइनस 3x2 इज देयर एंड दिस बिकम योर 6, सिंपल। अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल आउट होगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचा उनको एक तरफ करते हैं। तो माइनस का 3x1 है यहाँ पे, इस x1 को मैं इधर लेके आता हूँ, दैट बिकम प्लस 2x1 होल इज इक्वल टू माइनस 3x2 आई हैव, और इसको मैं लेके जाता हूँ उधर, दैट बिकम प्लस 2x2। तो अल्टीमेटली आई हैव माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और आई कैन से दैट आई हैव x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ध्यान से देखो मैंने एक चीज सीखी कि सर कोई भी फंक्शन ऐसा होगा तो 1 1 नहीं होगा, यानी कोई दो डिफरेंट वैल्यू की अगर सेम इमेज आ रही होगी तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को उठाया और मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। मैनी 1 बोलने का मतलब है fx1 इक्वल टू fx2, यानी दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 फ्रॉम द डोमेन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सेम मीन्स द इमेज इज सेम। तो मैंने fx1 इज इक्वल टू fx2 कर दिया। अब फिर मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ से, और मैंने x1 और x2 के बीच में रिलेशनशिप निकाला। तो मैंने ये बोला था कि ये दोनों x1 और x2 दो वैल्यूज है जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है, बट अल्टीमेटली मुझे ये मिला कि x1 और x2 तो बराबर है, मतलब ये तो सेम ही वैल्यू है, ये डिफरेंट वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट मिला कि जब भी आपको ये प्रूव करना हो कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं है, उसके लिए आपको सिंपल से ये करना है कि कोई भी दो एलिमेंट आप लोगे x1 और x2 जो डोमेन से बिलोंग करते हैं, आप a b भी ले सकते हो, xy ले सकते हो, दैट्स योर टोटली योर चॉइस, ठीक है। फिर यहां से आप fx1 और fx2 को लेट करोगे कि ये इक्वल है, और यहां से आप रिलेशनशिप निकालोगे x1 और x2 के बीच में। अगर यहां से आपको ये मिल जाता है कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी जो मैं बोल रहा था ना कि दो वैल्यूज है x1 और x2 जिनके लिए
फंक्शन की वैल्यू सेम है, अल्टीमेटली वो x1 और x2 सेम ही वैल्यू को ले रहा हूं मैं, यानी मैं वो 1 को ही बोल रहा था कि 1 ही क्या है, 1 ही x1 है और 1 ही x2 है, इसका मतलब ये था। तो अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो उस फंक्शन को मैं बोलूंगा वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। रीजन मैंने आपको सिंपल सा दे दिया, ठीक है, सिंपल है। यानी ये वैल्यू कब सेम हो सकती है, जब x1 और x2 सेम हो तभी इक्वल हो सकती है, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। सो दैट्स योर 1 1। सो हेंस प्रूव वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 1। अब आप बोलोगे ऐसा ना हो तो सर, अगर ऐसा ना हो कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं आ रहा, मान लो यहां से कुछ कंडीशन ऐसी निकल के आती कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिल जाता, या फिर x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 2 मिल जाता, तो इन दैट कंडीशन यहां पे आपको सिंपल सा ये दिख रहा है कि x1 जो है वो x2 में 2 ऐड करने से, यानी दोनों डिफरेंट वैल्यू है। तो अगर दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम इमेज आपकी मिल रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन हो जाएगा। तो अगर ये इक्वल ना मिले x1 x2 देन वी कैन से इट्स अ मैनी वन, अदरवाइज इट्स अ 1 1 फंक्शन। दैट्स सिंपल। आई थिंक इट इज क्लियर, सिंपल। ओके, तो चलो अब मैं इसको हटाता हूं और अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में, और फिर हम जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो सारे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, या 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है कि नहीं। दैट्स इट, ठीक है, या फिर मुझे प्रूव करने हैं या फिर मुझे चेक करने हैं, दैट्स इट। तो अब मैं नेक्स्ट फंक्शन लेता हूँ ऑन टू एंड इन टू, एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करें। सो चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन टू और इन टू फंक्शन के बारे में, ठीक है। अगर सिंपल 1 लाइन और कुछ वर्ड्स में मैं बताना चाहूँ तो ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज जो है आपकी वो किसके इक्वल हो जाती है, कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, यानी सेट बी के इक्वल हो जाती है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता तो फंक्शन कैसा बन जाता है, इन टू फंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक सेट ए लिया जहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, मान लो एक सेट बी है मेरे पास, लेट इट इज ए बी एन सी, लेट इट इज सी, ठीक है, अप टू सी। तो 1 मान लो ए से रिलेटेड है, 2 मान लो बी से रिलेटेड है, 3 मान लो सी से रिलेटेड है, और 4 मान लो सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आपसे अब देखो डोमेन तो फंक्शन में क्लियर है कि पहला सेट आपका डोमेन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, पहली चीज क्लियर। अब क्या हो सकता है कि कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जहां पे आपकी रेंज क्या है, ए बी सी। तो ये रेंज पूरा का पूरा सेट बी बन रहा है आपका, सेट बी क्या बन रहा है, ए बी सी। तो पूरा सेट बी जो है आपकी क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, रेंज बन रहा है। इसका मतलब अगर कहीं पे सेट बी इज इक्वल टू रेंज, या फिर मैं बोल दूं कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। मान लो यहां पे एक और एलिमेंट होता है, लेट बी इट इज डी। तो अब देखो 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से और 4 सी से, बट डी से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली है, यानी कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज कहां नहीं बन रही, डोमेन में नहीं बन रही, तो ऐसे फंक्शन का हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन हम बोलेंगे, उसको हम ऑन टू नहीं बोलेंगे। तो अभी तक फंक्शन में हमने ये पढ़ा कि सर यहां पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसी में एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जहां पे यहां पे भी कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो अगर यहां खाली है, इसका मतलब जैसे डी की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये सेट आपका सॉरी ये फंक्शन बन जाएगा इनटू। मान लो ये डी होता ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा सर ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। जैसे मान लो 4 जो है वो डी से रिलेटेड होता तो भी ये ऑन टू था, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अब क्या ये 1 1 भी है, हाँ सर ये 1 1 भी है। 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से, 3 सी से और 4 डी से, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है, तो इसका मतलब ये 1 1 भी है। और कोई भी एलिमेंट जो है वो कोडोमेन में खाली भी नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 1 फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशल नाम क्यों है, ये भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा चीजों में, ठीक है। पहली चीज क्लियर। दूसरा फंक्शन मैंने पढ़ा ऑन टू, और इस ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको ऑन टू फंक्शन मिले, या फिर इसको हम बोल देते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है। सर्जेक्टिव फंक्शन भी हम किसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, ये देखो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो दोनों जो फंक्शन 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बाइजेक्टिव मतलब दोनों 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया, तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा था कि क्या ये 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है, यस और नो आपको चेक कर रहा था, ठीक है।
तो आई होप ये चीज क्लियर है कि ऑन टू क्या होता है और इन टू क्या होता है। अगर ऑन टू नहीं है तो इन टू है, सीधी सी बात है। ऑन टू ये बोलता है कि कोडोमेन जो आपका रेंज के इक्वल होना चाहिए, यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं है आपके डोमेन में। दैट्स इट, ये सिंपल सी इतनी बात बताता है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब ये क्लियर है तो इंपॉर्टेंट चीज पे चढ़ते हैं, दैट इज कि जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से स्क्रीन पे लगाता हूं और आपसे पूछा क्या गया था, मैं फिर से बोलता हूं कि आपका जो फंक्शंस था वो था fx इज इक्वल टू x माइनस टू होल डिवाइड बाय x माइनस थ्री, वेयर सेट ए और बी गिवन थे कि सेट ए जो था वो ये था कि इट्स रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री, यानी कि थ्री पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। और सेट बी जो था दैट इज योर रियल नंबर एक्सेप्ट टू, यानी ये टू पे डिफाइन नहीं था, ये गिवन था। और इसने क्या बोला कि सेट ए ये है, सेट बी ये है, कंसीडर द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज ओके फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, देन शो दैट f इज बाइजेक्टिव। तो आपको बोला गया था f इज बाइजेक्टिव। f इज बाइजेक्टिव का मतलब आपको प्रूव करना है कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। देखो 1 1 हमने जस्ट अभी प्रूव किया था। अब हम बात करते हैं कि ये ऑन टू कैसे प्रूव किया जाए। ये ऑन टू कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, अब मैं वापस से आता हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था आपको कि इसकी डोमेन निकालो, रेंज निकालो। मे भी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था ये 11th स्टैंडर्ड की चीज़ है सर, हमारे काम की नहीं है, रहने दो। बट ये काम की है हमारे, और ये हमेशा ही रहेगी। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना लाइफ टाइम जब तक आपके मैथ्स है तब तक आपके साथ रहेगा। और ये धीरे धीरे चीज़ें आपको फास्ट हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि धीरे धीरे आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, स्पेशली आपको डोमेन या रेंज नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या डोमेन या क्या रेंज हो सकती है इस फंक्शन की। ठीक है, तो मैं वापस से आता हूँ पॉइंट पे कि ऑन टू फंक्शन और उस चीज़ में क्या रिलेशनशिप, उसके बारे में बात करते हैं। सो देखो, अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करता हूँ तो वो सिंपल सा होता है, इसका जो सेट ए है जहाँ से जहाँ ये डिफाइन है, सीधी सी बात है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3, वो आपका सब कुछ क्या होगा, मेरा क्या होगा, डोमेन होगा इस फंक्शन का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ऑन टू चेक करते टाइम मुझे इसकी क्या देखनी है, रेंज में, कि वो रेंज जो है वो कोडोमेन में हो। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि ये जो सेट है यही इसकी रेंज होना चाहिए। यही इसकी रेंज होने का मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ नहीं होनी चाहिए जिसकी यहाँ पे कोई इमेज ना हो। तो उस चीज़ को आप कैसे बता सकते हो? तो उसको बताने का सिंपल सा तरीका वही होता है जैसे आप रेंज निकालते थे, कि मैं मान लेता हूँ ये फंक्शन किसके इक्वल है, y के, तो लेट y इज इक्वल टू, या fx को y भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये चीज़ मैंने सिखाई थी, निकालो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस वाई। क्या ये चीज़ें क्लियर है? आई थिंक x माइनस 2, सॉरी, इसको मैंने y बाई 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक ये क्लियर है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। सो ये xy है, x को इधर लेके आते हैं, माइनस x हो जाएगा, होल इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3y और माइनस का 2 एज इट इज। x में कॉमन लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, और x इज इक्वल टू क्या होगा, 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। तो अब ये y की वैल्यू मुझे क्या देगी, सॉरी इट्स y माइनस 1 आया कि 2, रेंज में क्या गिवन था, इट्स 1, सॉरी यहाँ पे ही 1 गिवन था, ये 2 नहीं था, सॉरी। ठीक है, सो चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ये x इज इक्वल टू ये मिल गया, और ये y मुझे क्या दे रहा है, यही y तो फंक्शन की वैल्यू, मतलब रेंज मेरी यही होगी। तो अब यहाँ से अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, मतलब ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, वही तो रेंज होगी इसकी। तो मैं यहाँ से सिंपली बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, कि सर ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे y 1 हो, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कहाँ होगा, जब y की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि y की आप कोई भी वैल्यू लो, मतलब कोई भी रियल नंबर लो, लेकिन आप क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। तो ये क्या है इसकी रेंज, और यही रेंज किसके इक्वल है, आपके सेट बी के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर जो मैंने रेंज निकाली, यानी बी में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपको प्री इमेज यानी ए में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी एक्स की ऐसी, मतलब वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो नहीं आएगी इस फंक्शन में एक्स की ये वैल्यूज रखने के ऊपर। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए जो मेरा डोमेन, जो मैंने आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखाया था, जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई वहाँ पे, वो चीज़ यहाँ काम आने वाली है, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सिंपल, fx इज इक्वल टू ये होगा, यानी फंक्शन को चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो अब ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और कैसे प्रूव हुआ, सिंपल, इसकी रेंज निकाल लो, अगर वो सेट बी के इक्वल है इसका मतलब वो ऑन टू है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो कैसा होगा, इन टू होगा। दैट्स सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो दैट्स इट। अब चलो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, 4 मार्कर्स था ये। ठीक है,
सो फटाफट से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, तो सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे सब क्वेश्चंस में यही बोला गया है कि शो दैट द फंक्शन इज गिवन दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो मे बी देखो लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला कि आई थिंक इसने बोला कि शो दैट द फंक्शन ये गिवन है, और ये बोला है कि 1 1 है, शो दैट इट इज 1 1 एंड ऑन टू, ऐसे बोल दिया। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो ये मैंने लिया था, यहाँ पे इसने बोला शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो मतलब हो क्या रहा है अल्टीमेटली, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है। वो बोलेगा कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं है, बस ये चीज़ें पूछेगा। मतलब अल्टीमेटली मुझे यही चेक करना है कि वो 1 1 है कि नहीं है या फिर ऑन टू है कि नहीं है, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिए। अब देखो क्वेश्चन ये और ये दोनों सेम है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये मुझे खुद से आप सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है और लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, तो सिर्फ मैं ये वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों बहुत आसान, इनमें से कोई भी एक उठा लेंगे, जैसे ये उठा लेंगे, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट में करवा दूंगा, और उसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है, थोड़ा सा लेंथी है। सबसे पहले बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये हो जाएगा, खुद से ट्राई करोगे आप। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से देखो। इसने बोला कि ये फंक्शन है जो कि a टू a डिफाइन है। मतलब फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, सेट a से a ही डिफाइन है, सिंपल। पहली बात इसने ये बोली, सेट a ये है रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3। ठीक है, 2/3 को हटा दीजिए आप, उसके अलावा क्या होना चाहिए, r एक्सेप्ट 2/3 इज देयर, एंड दिस इज योर फंक्शन। वी नीड टू प्रूव दैट इट इज ए 1 1 एंड ऑन टू। मीन्स मुझे प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, सिंपल। तो सबसे पहले मैं क्या प्रूव करता हूं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ये प्रूव करते हैं। तो 1 1 के लिए मैंने क्या बताया आपको, तो हम वही करते हैं कि लेट fx1 इज इक्वल टू, हम लेते हैं fx2, कुछ यहाँ पे xy भी ले लेते हैं, जिससे मैंने आई थिंक आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, दैट टोटली योर चॉइस। आपको 2 एलिमेंट लेने हैं x1 एंड x2 जो कि बिलोंग करते हैं सेट a से, दैट्स इट। और उनके लिए ऐसा हो रहा है कि फंक्शन की वैल्यू दोनों एलिमेंट के लिए क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4x1 जब आप fx1 निकालोगे, +3 होल डिवाइड बाय 6x1 -4 होल इक्वल टू, दिस विल बिकम 4x2 +3 होल डिवाइड बाय 6x2 -4, दैट्स इट, सॉल्व इट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 4x1 किससे करोगे, तो 24x1 x2, 4x1 इंटू 4 करोगे माइनस का 16x1 हो जाएगा, 3 किस इससे करोगे तो +18x2 हो जाएगा। ओके, एंड 3 इंटू 4 दैट इज -12 होल इक्वल टू, इस किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 24x1 x2। ठीक है, फिर 3 से करोगे, दिस विल बिकम 18x1। ओके, -4 इंटू 4 दैट इज -16x2, सॉरी। ओके, एंड -4 इंटू दिस विल बिकम -12। अब देखो -12 से -12, 24x1 y1 से ये कैंसिल आउट हो गया। इस x1 को इधर उठा के लेके आते हैं, तो -16x1 आपके पास ऑलरेडी है, और ये रहेगा -18x1 हो जाएगा, होल इज इक्वल टू, आपके पास -16x2 ऑलरेडी है, और इसको उधर लेके जाओ तो -18x2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज आई थिंक -34x1 इज इक्वल टू -34x2। ओके, दिस होल इज गेट कैंसल आउट, आई लेफ्ट विद x1 इक्वल टू x2। और अगर ऐसा मुझे मिलता है, इट मीन्स आई कैन से दैट द फंक्शन इज 1 1। सो हेंस वी कैन से दैट द फंक्शन इज 1 1। आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर। सिंपल है, आई थिंक बहुत सिंपल है। अब सिंपल हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। आई थिंक ये मैं अब कर सकता हूँ, एंड दैट इज योर कि मुझे ये ऑन टू प्रूव करना है। तो ये मैंने क्या प्रूव किया, 1 1। अब देखो अच्छी बात क्या है ना, इसने बोला कि प्रूव करो, और प्रूव करने में 100% श्योर है कि x1 इक्वल टू x2 ही आना चाहिए, क्योंकि मुझे बाइजेक्टिव प्रूव करने का मतलब 1 1 तो होगा ही होगा, ये ऑन टू भी होगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब आपने यहाँ कुछ गलती की, क्योंकि इसने प्रूव करने के लिए बोला तो 100% होगा, चेक करने के लिए बोलता बात अलग है। सो ऑन टू के लिए हम क्या बोलते हैं, हम ले लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 4x + 3 होल डिवाइड बाय 6x - 4, यानी मैंने fx को y लिख दिया, सिंपल। अब यहाँ से y मुझे बताना है कि क्या हो सकता है, यानी रेंज निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं कि x इक्वल टू ये फंक्शन कैसा होगा। सो दिस विल बिकम 6xy - 4y होल इक्वल टू 4x + 3। ओके, मुझे x चाहिए, तो x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, तो 6xy माइनस का 4x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4y + 3। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 6y एंड प्लस -4, इसको उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू, सिंपल वी हैव
4y प्लस 3 होल डिवाइड बाय 6y माइनस 4 इज देयर। सो ये आपका फंक्शन बन गया। अब मुझे ये बताओ सर इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, यानी y की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर y क्या क्या हो सकता है, y हो सकता है ये फंक्शन जीरो कहाँ पे होता है, तो मैंने रफ में करके देखा 6y माइनस 4 इक्वल टू जीरो कहाँ होगा, आप बोलोगे y इज इक्वल टू जब होगा 4/6, यानी मैं बोल सकता हूँ 2/3। तो मतलब y की हर एक वैल्यू अप्लीकेबल है एक्सेप्ट 2/3, दैट्स इट। तो अब y की आप कोई भी वैल्यू रखिए 2/3 के अलावा, तो ये फंक्शन हमेशा ही डिफाइन होगा। और मैंने कहाँ से कहाँ a टू a डिफाइन किया था, तो इसकी रेंज भी मतलब यही है r माइनस 2/3, और वही मुझे यहाँ पे भी मिल रही है। इसका मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द codomain of the function, that's why it's an onto function. Or we can say that each image of set A have a pre-image in the set A because it's defined from A to B, A to A, sorry. So that's why I can say that it's an onto function. That's a simple thing. I think it's simple and clear. ठीक है, I hope हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं फटाफट से। अब देखो जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, वो बच्चों वाले हो गए आपके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो गए। ठीक है, इस फंक्शन को अगर मैं आपको बोलूं 1 1 प्रूव करना है, तो सेम सारी चीजें आप लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली ये लिखता हूं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, और जहां पे मैं बोलूंगा कि x1 और x2 क्या होंगे, रियल नंबर, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, दिस विल बिकम 4x1 क्यूब प्लस 7 होल इज इक्वल टू 4x2 क्यूब प्लस 7। नाउ 7 and 7 get cancel out, I left with 4x1 cube is equal to 4x2 cube. Now 4 and 4 get cancelled out. x1 cube equal to x2 cube. It means I can say that x1 is equal to x2. Yes or no? We all say yes. यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड है, ऑड पावर है, तो ये क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 होगा। अब ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे पावर इवन होती, मान लो 4x² होता प्लस 7, तो आप ऐसे लिखते इसको, 7 से 7 कैंसिल आउट होता, 4 से 4 कैंसिल आउट होता, आपके पास बचता x1² इज इक्वल टू x2², और यहाँ से x1 की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस x2 आती। यस और नो? यस, क्योंकि क्यूब रूट देखो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो x2 यानी यहाँ से क्या मिल रहा था कि या तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा, या फिर हो सकता है कि x1 जो है वो माइनस x2 के इक्वल हो, तो यानी यहाँ अलग अलग भी हो सकते हैं। और इसका मतलब ये फंक्शन क्या होता आपका, स्क्वायर अगर होता, यानी इवन पावर यहाँ कुछ भी होती, 2 होता, 4 होता, 6 होता, सब कंडीशन में प्लस माइनस लग के आता इधर, तो उस कंडीशन में फंक्शन कैसा हो जाता, कैसा हो जाता, मैनी वन, इट्स नॉट 1 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक फंक्शन जैसे fx इज इक्वल टू x² जो है, अब ये देखो 1 के लिए भी इसकी वैल्यू 1 होगी और -1 के लिए भी 1 होगी, तो एक ऐसा मैनी वन। 2 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 4 होगी और -2 के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 4। सो देखो मैनी की 1 इमेज बन रही है, इट मीन्स इट इज ए मैनी वन फंक्शन। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बट यहाँ पे अगर ओड पावर है तो कोई दिक्कत नहीं, x1 इक्वल टू x2 ही आएगा हमेशा हमेशा। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो x³ इज इक्वल टू -8 है, तो x की वैल्यू -2 ही होगी, इट्स नॉट प्लस -2। बट इफ इट इज x² इज इक्वल टू 4 इज देयर, देन x हैव 2 वैल्यूज प्लस -2, मीन्स +2 एंड -2। ठीक है, तो ये पावर अगर इवन होगी, इट्स नॉट अबाउट 2, इट्स अबाउट 2, 4, 6, 8, 10 और any multiple of 2 means 2n we can say, then it is always be equal to plus minus. Otherwise, if it is odd power means 2n plus 1, then we can say that it's directly we have only one value. So I think ये clear हो गया, simple है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फंक्शन मेरा 1 1 तो हो गया, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करोगे, सिंपल वही करते हैं कि y इज इक्वल टू, मैंने बोला सर ये होगा 4x³ प्लस 7 के इक्वल। ओके, नो प्रॉब्लम। 7 को इधर लेके आया, मुझे x चाहिए, तो y -7 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x³। इस 4 को इधर लेके आओगे तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और क्यूब को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, यानी आप पावर 1/3 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 4 - 7 डिवाइड बाय, सॉरी इट्स नॉट 4, इट्स y -7 डिवाइड बाय 4 की पावर क्यूब रूट, और वी कैन से रेज टू पावर 1/3 इज देयर, सो सेम थिंग इज देयर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये फंक्शन मेरा x की वैल्यू, यहाँ रेंज क्या होगी, यानी y की वैल्यू क्या हो सकती है, ये कभी भी अनडिफाइन हो सकता है क्या। अब ये देखो ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट होता तो बात अलग होती, क्यूब रूट है मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप y की कोई भी वैल्यू ले लो बिंदास, ये हमेशा ही फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। यही तो मैंने बोला कि y किसको बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू है, ऑन टू है मतलब बाइजेक्टिव है, सिंपल। ठीक है, सेम एज इट इज आप नेक्स्ट कर सकते हो। आई थिंक ये बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, यहाँ तो क्यूब भी नहीं है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में। आई होप ये सब को क्लियर हो गया है।
सो लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक ये हो जाएगा, सिंपल है, खुद से ट्राई करें। इफ एनी डाउट इज देयर जस्ट राइट मी इन द कमेंट, ओके। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये फंक्शन है, अगेन आपसे पूछा गया बाइजेक्टिव आई थिंक। सो ओके, इसने बोला कि शो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इसे थोड़ा घुमा के पूछा कि भाई ये फंक्शन जो है ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू, ये मुझे प्रूव करके बताना है। प्रूव करने का तरीका वही है, हमें एक ही मेथड आता है। तो fx अगर ये गिवन है तो आप 1 1 फंक्शन के लिए क्या करोगे, आप सिर्फ सीधा बोलोगे कि fx1 जो है मैंने ले लिया fx2 के इक्वल, जहां पे x1 और x2 दोनों ही बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, बिकॉज यही मेरा डोमेन है। ठीक है, तो फंक्शन में वैल्यूज पुट करो, तो ये हो जाएगा x1 डिवाइड बाय x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 1। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने fx1 और fx2 निकाला है, दोनों को मैंने इक्वल ऑलरेडी माना हुआ था, मैंने बस इनको क्या रख दिया, इक्वल रख दिया, दैट्स इट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपका x1 x2 का स्क्वायर x1 सो प्लस x1 इज देयर होल इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x2 x1 का स्क्वायर एंड प्लस x2, सॉरी सिंपल है। क्या यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने माइनस लगाया, ये मैंने माइनस लगाया और इक्वल टू कर दिया 0। मैं सब टर्म्स को इधर लेके आ गया। अब ध्यान से देखो, इस टर्म और इस टर्म में से आपको x1 और x2 कॉमन मिल रहा है। कॉमन निकालने से यहाँ बचेगा x2 और माइनस में यहाँ बचेगा x1। आई होप इट इज क्लियर। इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो x2 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, होल इक्वल टू 0। अब ये टर्म फिर से कॉमन आ रही है, तो मैंने x2 माइनस x1 किया। यहाँ से ये निकालने के बाद मेरे पास बचा x1 x2, यहाँ से बचेगा माइनस का 1 ओनली, होल इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब आप बोलते हो कि x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, और आई कैन से x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स आई कैन से दैट x2 इज इक्वल टू x1। या तो ये होगा कि x1 और x2 सेम नंबर होंगे, या फिर क्या होगा, इस 1 को उधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा प्लस का 1। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x2 क्या होगा आपका 1 बाई x1 के इक्वल होगा। तो ये हो सकता है कि क्या हो, या तो x1 x2 इक्वल हो, तो ये होता तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा एक और चांस ये है कि जब x2 जो है x1 का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तब भी आपको ये दोनों फंक्शन इक्वल मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपको x1 इक्वल टू x2 नहीं मिला। इसका मतलब वी कैन से दैट इट्स नॉट ए 1 1 फंक्शन, और वी कैन से इट्स एन मैनी वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी नंबर लिया, मान लो आपने 2 लिया और 1/2 लिया, दोनों वैल्यूज लेके देखो, आपको फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, अब 2 जब रखोगे तो देखो ध्यान से, 2 रखोगे तो 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाय 5। जब आप 1/2 रखोगे, ठीक है, 1/2 रखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 एंड प्लस इट इज 1। ठीक है, 1/2 एज इट इज। एलसीएम आप लोगे नीचे वाले का, तो नीचे एलसीएम आएगा 4, तो इट विल बिकम 4 प्लस 1 मतलब 5। मैं इसको 5/4 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इसको घुमा दो ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/5। 2 2 जा 4, इट विल बिकम 2/5। तो ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इस फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। यही बात इसने यहाँ बताई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ कि 2 और 1/2, बिकॉज द रेंज सॉरी द डोमेन इज R, तो R में 1 भी हो, 2 भी होगा और 1/2 भी होगा। तो ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती है जिनकी मैनी टू 1, मतलब मुझे एक ही वैल्यू चाहिए इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब एक और रास्ता मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये बताया, तो अगर आपके दिमाग में या कोई फंक्शन आपको ऐसा दिखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू x² दिख जाए, और मैं आपसे पूछूं कि ये प्रूव करो कि ये 1 1 नहीं है, तो आप सिंपल सा एग्जांपल लेकर देख सकते हो कि सर f ऑफ 1 क्या होगा? आप बोलोगे 1 का स्क्वायर मतलब 1। f ऑफ -1 क्या होगा? आप बोलोगे 1 सर। तो मैं डायरेक्टली आई कैन से दैट फॉर 1 एंड -1 द इमेज इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1, इट्स अ मैनी वन फंक्शन। तो आप डायरेक्टली ऐसे एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम डायरेक्टली दिखती नहीं है चीज़ें, इसलिए मैंने ऐसे बताया। आई होप इट इज क्लियर। सो इट्स नॉट ए 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसको y ले लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालो। तो ध्यान से देखो, y x² प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा x। क्या चीज़ है? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। मैंने सिर्फ y को इससे मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो y x² माइनस x प्लस वाई होल इक्वल टू 0, इस x को मैं ले आया इधर। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दे सकते हो मुझे? तो आई थिंक जैसे नॉर्मल हम करते थे वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट मुझे दिख रहा है सर कि ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से सिंपल सी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू होगी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट कि ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। तो ये अपना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी मतलब x का कोएफिशिएंट दैट इज 1, तो माइनस माइनस 1 था तो ये प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू वाई इंटू वाई, तो इट विल बिकम 4y स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब मुझे बताओ कि ये फंक्शन, यानी मुझे चेक करना है इसकी रेंज, अल्टीमेटली x की वैल्यू ये इन दोनों में से एक होगी, बट अब मुझे चेक करना है कि y की कौन कौन सी वैल्यू के लिए हो गई। ठीक है, तो अब चेक करते हैं सिंपल, y की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती। तो आप एक बोलोगे सर y डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको यहां से मिलेगी कि अब 1 माइनस 4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 4y स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऐसा नो, इसको मैं उधर ले गया। ठीक है, तो y स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/4, और आई कैन से दैट y मस्ट बी इन बिटवीन हाफ माइनस हाफ एंड हाफ। ठीक है, आई थिंक ये इनइक्वालिटीज आप जानते हो कि y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4 मीन्स सिंपल इट इज बिटवीन माइनस हाफ एंड हाफ, दैट सिंपल। तो ये माइनस y की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ में होनी चाहिए और उसमें भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जो मेरी रेंज निकल के आ रही है ना, वो आपकी सिंपल सी ये निकल के आ रही है सर कि रेंज मेरी होगी माइनस हाफ से लेकर के हाफ तक, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बट मैंने रेंज क्या बताई हुई है, मैंने तो रेंज आर बताई हुई है, क्या ये इसके इक्वल है? आप बोलोगे सर नहीं है इक्वल। तो अगर ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? तो अब सिंपल सा ये बोल दो कि ये इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज द रेंज इज नॉट इक्वल टू द डोमेन, कोडोमेन, सॉरी नॉट डोमेन, इट्स नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, और ईच एलिमेंट ऑफ set B or each element of domain have no pre-image in the domain, that's why it's not an onto function. That's a simple thing. Okay, so अब एक क्वेश्चन हमारा बचता है जिसमें कुछ पार्ट होंगे, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछे जाते हैं, अब देखो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। ठीक है, और बाकी कुछ CBSE ने तो छोड़ा भी नहीं है सिलेबस में कुछ पढ़ने लायक। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी चाहिए हमें हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एज ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं, वन शॉट वीडियोस हैं, तो मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा अदर चीज़ें आपको चाहिए तो डिटेल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन, शो दैट, इसने बोला कि ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, इज गिवन बाय, इसने बोला fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड। इसने बोला कि अगर x की वैल्यू ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 होगी, और ये हो जाएगी x माइनस 1 इफ x इज इवन। x अगर इवन हो जाए तो यही फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा, x माइनस 1 बन जाएगा, ये बोला है सिंपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन ये कितने मार्कर है, इट्स 4 मार्कर, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले मैं 1-1 की बात करता हूँ, यानी मैं इंजेक्टिव के बारे में बात करता हूँ। तो इंजेक्टिव हमने क्या सीखा, हमने ये सिंपल से एक चीज़ सीखी थी सर कि हम दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 और fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर देते हैं, सिंपली यही काम करते हैं बिल्कुल। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई ना, अब यहाँ पे कंडीशन दे दी कि x अगर ऑड है तो मेरी फंक्शन ये होगा, x अगर इवन है तो मेरा फंक्शन ये होगा। तो ये x1 x2 क्या है, ठीक है, मैंने मान लिया कि x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, दैट्स करेक्ट। ओके, ये तो मुझे लेना ही पड़ेगा, लेकिन नेचुरल नंबर में भी ये इवन है कि ऑड है, तो मैं fx1 के लिए कौन से फंक्शन का यूज करूं, तो वो भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब देखो x1 के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि ये इवन भी हो सकता है, ये ऑड भी हो सकता है। सिमिलरली इसके पास भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस आपका क्या बनेगा कि मान लिया मैंने कि x1 एंड x2 आर ऑड, मैंने दोनों को ही बोल दिया कि दोनों ऑड फंक्शन है। अगर ये दोनों ऑड हैं तो देखो क्या होगा,
fx1 मतलब ऑड है तो यही फंक्शन काम करेगा, यानी x1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 + 1। सिंपल, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आप बोलोगे x1 = x2। तो एक चीज़ तो सेटिफाई होगी यहाँ से कि भाई अगर x1 और x2 दोनों ही ऑड है तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये 1 1 ही होगा। अगर ऑड रहेंगे तो ऑड तक सीमित है। अब हम बढ़ते हैं क्योंकि इवन भी हो सकता है, तो मैंने केस 2 लिया, दिस इज केस 1, तो यहाँ पे केस बनेंगे। केस 2 आपका क्या बनेगा कि जब x1 और x2 दोनों ही मैंने क्या ले लिए, इवन, दोनों फंक्शन क्या होंगे, इवन। इवन के केस में आपका फंक्शन बनेगा x1 - 1 = x2 - 1। fx1 = fx2 सेम लेना है, तो मैंने ऐसे लिया, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास अगेन मिल गया मुझे x1 = x2। ठीक है, तो अगर x1 और x2 दोनों इवन है या फिर दोनों ओड है, दोनों ही कंडीशन में फंक्शन इवन है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी है क्या? अब केस 3 आपका ये बन सकता है कि सर, केस 3 आपको क्या बोलता है कि केस 3 ये बनेगा कि मान लिया x1 इज ओड और x2 इज इवन। ऐसा भी पॉसिबल है क्या? सर बिल्कुल है कि x1 ओड और x2 इवन हो। तो उस कंडीशन में मैंने क्या माना कि मैंने ये बोला कि fx1 = होना चाहिए fx2। बट ऐसा है क्या? कैसा पॉसिबल है? तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर x1 ऑड है x2 इवन है तो दोनों फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। तो क्या मैं इनको इक्वल मान सकता हूं? मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहां पे ये सोचने वाली बात थी थोड़ी सी कि fx1 और fx2 क्या इक्वल हो सकते हैं? ये इक्वल नहीं होंगे। यानी fx1 मतलब ओड है तो ये x + 1 इज नॉट इक्वल टू x - 1 के होगा। ठीक है, यानी अब देखो सिंपल, इस x से x कैंसिल आउट, यानी 1 इज नॉट इक्वल टू -1। क्या ये ट्रू है? आप बोलोगे ये बिल्कुल ट्रू है सर, 1 जो है -1 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यही तो बोला कि x1 और x2 अगर एक ओड है एक इवन है तो ये अलग अलग फंक्शन होंगे, ये सेम नहीं होंगे। ये सेम नहीं होंगे, मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट की और यहाँ से 1 = -1 मिला, मतलब ये हमेशा ही क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सिमिलरली आप केस नंबर 4 भी बनाओगे, जब आप x1 को क्या लोगे, इवन लोगे, और x2 को क्या लोगे, ओड लोगे। क्या ये चीज़ें समझ में आई? सेम वही कंडीशन। तो क्या मैं fx1 = fx2 बोल सकता हूँ यहाँ पे? नहीं सर, इन दोनों को नॉट इक्वल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल दिख रहा है ना, फंक्शन मैंने अलग अलग ही बोला है। ठीक है, कि अगर ओड है तो ये वैल्यू ऐसी होगी, इवन है तो ये वैल्यू ऐसी होगी, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो अगर ये अलग अलग है, इसका मतलब फिर से वही काम करोगे आप, x - 1 इज नॉट इक्वल टू x + 1। इसका मतलब सॉरी, x एंड x गेट कैंसिल आउट, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि fx1 जो है fx2 के इक्वल नहीं है जब x1 और x2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपको x1 और x2 भी इक्वल नहीं मिलेंगे जब ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स, आई होप इट इज क्लियर। सो ये आपका क्या बन गया? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सिंपल, फ्रॉम ऑल द 4 रिजल्ट दैट इट इज अ 1 1 एन ऑन टू फंक्शन। मे बी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, इन दोनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको यहाँ पे है कि सर हम हर बार 1 1 में fx1 = fx2 लेते थे, यहाँ इक्वल क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है कि सर जब फंक्शन ओड होगा ये लेना है, जब फंक्शन इवन होगा ये लेना है। तो fx1 और x2 अगर एक ओड एक इवन है तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं लूंगा। और मैंने वो प्रूव भी कर दिया कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 व्हेन x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। तो ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों की वैल्यू पुट की और यहाँ से बिल्कुल ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। सर बिल्कुल, ये 1 है तो ये -1 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये 1 1 भी होगा। ठीक है, तो एक दो बार इसको देखो, एक दो बार करके देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका 1 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू इसके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो ऑन टू जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बट इन टू में थोड़ा सा प्रॉब्लम था मे बी आपको। सो लेट बी, मैंने बोला कि ये y है, y = दिस वन। तो सिंपल देखो, अब यहाँ से देखो, जब x ओड था तो इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं कि x = क्या होगा, y - 1 होगा। y = मैंने लिया x + 1 और यहाँ से x की वैल्यू निकाली। ठीक है, और ये कंडीशन कब आ रही है? जब मैंने बोला x इज ओड। जब x ओड था तब ये फंक्शन निकल के आया। ठीक है, सिमिलरली x = हो जाएगा y और -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 व्हेन x इज इवन, व्हेन x क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सिंपल सी बात पूछता हूँ, y हमेशा डिफाइन होगा यहाँ पे y हमेशा डिफाइन होगा। तो सिंपल सी एक चीज़ देखो, x मैंने क्या बोला, ऑड है, और अगर मैं ऑड नंबर में से 1 माइनस कर दूं, ऑड में से एक नंबर माइनस कर दूं, जैसे ऑड नंबर 3 है, 3 में से 1 माइनस किया क्या मिला, 2, 11 में से 1 माइनस किया क्या मिला, 10।
तो एक ओड नंबर में से एक 1 माइनस करने से नंबर कैसे मिलता है? इवन। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू y माइनस 1 व्हेन y इज इवन। जब y कैसा होगा? इवन होगा, तब ये फंक्शन ऐसा होगा। और एंड x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे x क्या है? इवन, और इवन नंबर ये है, ठीक है, और y प्लस 1 आ रहा है, तो y क्या होना चाहिए? y क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये ओड था, ये पूरा ओड था, इस पूरे में से 1 माइनस किया तो क्या क्या बन गया? इवन बन गया। अब ये पूरा नंबर इवन है, इवन में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 2 + 1 3, मतलब ओड। तो हम बोल सकते हैं y इज ओड। सो देखो सारे नंबर आ गए कि नहीं आ गए? देखो y सबके लिए डिफाइन हो गया कि y जब इवन होगा तो x की एक वैल्यू मिलेगी ऐसी, y जब ओड होगा तो भी आपको x की वैल्यू मिलेगी। सो सिंपली आप बोल सकते हो कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, तो मीन्स y इज डिफाइन, और आई कैन से द रेंज इज इक्वल टू द नेचुरल नंबर और द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑन टू फंक्शन। सिंपल आपको ये बोलना है, ठीक है। तो ये y इवन है, y ओड है, सब वैल्यूज देखो नेचुरल नंबर में इवन और ओड नंबर यही होते हैं, इनके अलावा कुछ बचता है क्या? नहीं बचता। 1 से स्टार्ट होता है, या तो इवन नंबर होंगे या ओड नंबर होंगे। तो इवन के लिए ये y की वैल्यूज है, ओड के लिए भी y की वैल्यू के लिए कुछ x मिल रहा है आपको, इट मीन्स ये कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। दैट्स इट। रीजन जो देते हैं हमेशा की तरह आप वही दे सकते हैं। सो दैट्स इट। तो ये मेरे थे सारे जितने प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से, ठीक है। अब इसके अलावा भी कंपोजिट फंक्शंस आपके बात होते हैं। एक चीज़ मैं इनवर्स ऑफ फंक्शन आपको बता सकता हूँ, सॉरी इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। सो जैसा रिलेशन का था ना वैसा ही इसका भी केस है, बट इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार आपसे कि इसका इनवर्स क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ आपका कोई भी, लेट बी इज 1,2 3,4 5,6, रैंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया। मान लो ये एक फंक्शन है और मैं आपका एक इन्वर्स पूछूँ इस फंक्शन का, ठीक है। सो देखो इस इन्वर्स के लिए वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हटा गई है। तो इस इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो क्या होती है आपकी, कि फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है तो वो कभी भी उसका इन्वर्स नहीं हो सकता। जैसे किसी भी रिलेशन का इन्वर्स पॉसिबल है, कोई भी रिलेशन आप ले लो उसका क्या होगा? इन्वर्स हमेशा पॉसिबल होगा, बट फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल हो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? उसको मैं एक सिंपल सा रीज़न देता हूँ। जैसे मैंने मान लो यही लिया सेट, ये 1 3 और 5 है मान लो, और यहाँ पे 2 4 6 और मान लो 8 है, ये नंबर आपको गिवन है। तो 1 जो है वो 2 से रिलेटेड था, 3 जो है 4 से रिलेटेड था, और 5 जो है वो 6 से रिलेटेड था। ये फंक्शन मान लो A to B आपका डिफाइन है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे सर बिल्कुल, ईच एलिमेंट ऑफ A हैव यूनिक इमेज इन B, ठीक, इट मीन्स इट्स एन फंक्शन। बट अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूँ, जैसे हम रिलेशन का निकालते थे, तो ये B to A हो जाएगा सर, बिल्कुल। सो फंक्शन B क्या बनेगा? दिस इज 2 4 6 एंड 8, और सेट A आपका होगा 1 3 एंड 5। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ रिलेशन उल्टा हो जाएगा, सिर्फ 1 2 से रिलेट कर रहा था 2 1 से रिलेट करेगा, 3 4 से कर रहा था तो 4 3 से करेगा, और 5 6 से कर रहा था तो 6 5 से करेगा, बट 8 कहाँ गया? अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे सर नहीं। अब ये फंक्शन B to A हुआ, क्योंकि इनवर्स ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन, और वो B to A जाएगा, तो यहाँ पे इस 8 की कोई भी इमेज नहीं है, इस 8 की इमेज होना जरूरी है। दैट्स वाई इट इज एन कैसा होना चाहिए? मतलब इसका मतलब ये ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो 8 नहीं होता, 8 नहीं होता तो मेरी बात बन जाती, ठीक है, 8 नहीं होता तो मेरी बात बन जाती। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, मान लो एक और एलिमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 7, और उस 7 की भी इमेज 6 है, क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे सर बिल्कुल फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, तो एक कैसा फंक्शन है? ये मैनी वन वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ 2 4 6 ही रहेगा, यहाँ पे 1 3 5 और 7 आ जाएगा। 2 की इमेज 1 है, 1 2 से रिलेटेड है, 3 4 से, 5 6 से है, तो 5 6 5 से हो जाएगा। 7 6 से भी है तो 6 7 के साथ भी जाएगा। ये वोलेट कर रहा है मेरी डेफिनेशन को। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, बट एक की 2 इमेज है, मतलब ये फंक्शन नहीं बचा, तो ये फंक्शन नहीं है। सो दैट्स वाई कैसा होना जरूरी है। इसीलिए देखो मैनी वन हुआ तो काम नहीं चला, बट अगर ये 1 1 होता, 7 मान लो 8 से रिलेटेड है, तो 7 8 से रिलेटेड होने के कारण 8 7 से हो जाता, तो ये 1 1 भी है ऑन टू भी, यहाँ कुछ खाली रह गया तो यहाँ खाली रह जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा।
और एक एक से रिलेटेड नहीं होगा तब भी बात नहीं बनेगी। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो इन्वर्टिबल चेक करने की कंडीशन क्या होती है कि मुझे ये चेक करना है कि क्या वो फंक्शन 1 1 या ऑन टू या बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो अगर वो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देन वी कैन से दैट इट इज इन्वर्टिबल। तो तभी वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मान लो ये फंक्शन मेरा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, पहले मुझे ये चेक करना है कि ये 1 1 है कि ऑन टू नहीं है, सॉरी ऑन टू। तो मान लो ये मेरा 1 1 भी मिला, ये मेरा ऑन टू भी मिला, तो उस कंडीशन में मेरे लिए बहुत सिंपल सा है कि एफ इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको आप 2 1 लिख दोगे, इसको आप 4 3 लिख दोगे और इसको आप 6 5 लिख दोगे। जैसा हम करते थे वैसा ही करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उससे पहले ये 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज सिंपल एंड क्लियर। सो समझ में आ गया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेने से पहले वो 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, सिंपल। अब ध्यान से देखो, मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू, एक फंक्शन लिख दिया कि x² + 7 और मैंने पूछा कि इस फंक्शन का इनवर्स बताओ। तो सबसे पहले मुझे वही चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है वो 1 1 या ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये 1 1 ऑन टू है तभी मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो अगर आप चेक करोगे तो ये 1 1 फंक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, चेक करके देख सकते हो आप fx1 = fx2 रखोगे तो x1 का स्क्वायर + 7 होल इक्वल टू x2 का स्क्वायर + 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर = x2 स्क्वायर का मतलब होता है x1 = ± x2, जो कि x1 x2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब ये इसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। मान लो इसको मैं x + 7 कर दूं, ठीक है। क्या ये 1 1 है, यस। बाइजेक्ट, क्या ये ऑन टू है, यस। तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका इनवर्स क्या होगा। तो सिंपल, इसका इनवर्स निकालते कैसे निकालते हैं, इस x की वैल्यू 7 को दे जाओ तो ये हो जाएगा y - 7, ठीक है। तो इस x को मैंने, ये फंक्शन ऑफ y बन रहा है, ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ y इज इक्वल टू y - 7। इसको मैं x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ कि fx मतलब y की जगह x रख दो तो x - 7। तो ये जो फंक्शन बना ये आपका इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो गया, दैट्स सिंपल। यानी क्या करोगे, सिंपल, जैसे आप रेंज निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू किसकी फॉर्म में आएगी, y की फॉर्म में। तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है। इस फंक्शन ऑफ y को x में कन्वर्ट कर दो, वही उस फंक्शन का क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। तो ऐसे कितने भी फंक्शन दे सकता है, बट ये 11th स्टैंडर्ड में हमने मोस्टली किया है, बट मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। बट नॉर्मली इससे रिलेटेड टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर वो बोल देगा कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, चेक करना बताएगा, तो इसका मतलब आपको 1 1 ऑन टू ही चेक करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन सेम पैटर्न से हम बेसिक्स करेंगे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाकी कुछ बचा नहीं है, जैसे मैंने आपको फंक्शन में बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो जो बच्चे इनिशियल स्टेज पे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मीन्स देखो एग्जाम की तैयारी करते टाइम ये ठीक है, क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले आपको डिटेल वीडियोस, डिटेल चीज़ें करनी चाहिए, एंड देन आपको ऐसी चीज़ों पे आना चाहिए कि एक चलो क्विक रिवीजन हो गई एंड देन हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, और उनका आइडिया लग गया। मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्राई करना चाहिए कि वीडियो को पॉज करो, जितने क्वेश्चन मैंने लिखे उनको पहले सॉल्व करो, एंड देन आपको वीडियो देखना चाहिए कि हाँ मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, ठीक है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई यार, या कोई चीज़ें आपको ऐसी लगती है कि हाँ ये चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है, ठीक है। तो दैट्स ऑलवेज वेलकम। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन है वीडियो बनाने के, दैट्स इट। सो एंड अपना कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं इस सीरीज़ को जारी रखूँगा जब तक, मीन्स ट्राई करूँगा जितना जल्दी वीडियोस बना सकते हैं। कुछ टाइम की बाउंडेशंस रहती है जिसकी वजह से वीडियोस जल्दी नहीं आ पाते, बट ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए एंड देन कुछ नई चीज़ें शुरू की जाए, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।